माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार, राम राम। एक मिनट शुरू तो करें, शपथ कार्यवाही हो जाए फिर आपकी बात। सर ने संविधान से जुड़ा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ध्यान संविधान के धारा 176 की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जो सदन हो रहा है ये राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। एक तरफ पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा संविधान को कमजोर करने की बात चली, उसके बाद नया सत्र शुरू हुआ। एक मिनट बात सुनिए। बैठो, मैं करता हूँ, आप बैठिए। मैं अरे माननीय सदस्य आसन पाओ पे। माननीय सदस्य, आपके नेता खड़े हुए हैं, फिर बीच में बोल रहे हो। ये मेरा काम है, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। ये काम मेरा है, मेरा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पहले शपथ है, पहले आप अध्यक्ष जी, मेरी बात में ये व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने का अवसर दूंगा आपको, बोलने का नहीं, इसके बाद आप शपथ करा लेना। आपको बोलने का अवसर दूंगा। ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। शपथ होगी, आज संविधान को नहीं माना जा रहा है। इसकी व्यवस्था में दूंगा। संविधान की बड़ी किताब लगाकर मोदी जी के, आप राज्य व्यवस्था मोदी जी उसके आगे नमत कर रहे हैं और यहाँ संविधान को खत्म किया जा रहा है। संविधान के अंदर शपथ, संविधान के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। कोई भी सत्र शुरू होगा, नया सत्र जब भी शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपकी बात को खारिज करता हूं, उत्तर देता हूं। आप संविधान की पालना करवाइए। होगी आप राजो। अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे इसका उत्तर देता हूं। राजो, आप राज्य सदन की बैठिए, सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। आपकी बात का उत्तर आएगा, आपकी बात का उत्तर आएगा। आप राजो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राज्य माननीय सदस्य शपथ। माननीय अध्यक्ष शपथ होगी आपकी बात, पहले शपथ होगी। मैं इस बात का स्पष्ट जवाब देने सरकार तैयार है। विधि अनुसार, कानून के अनुसार, आर्टिकल 176 अनुसार कार्रवाई हो रही है। मंत्री जी, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होता है, वो इस विधानसभा में हो चुका है प्रारंभ में, दोबारा नहीं होता है। आप विधान को पढ़िए, ये मैं पढ़ के सुनाऊं। पढ़िए। अगर कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं या तो पढ़ते नहीं है या जानबूझ कर गलत जवाब देते हैं। इसकी व्याख्या कर दीजिए। आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। मैंने खुद पढ़ा है, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, आप सुनिए। हमारी सरकार जवाब देने को तैयार है। गलत बोल रहे हैं, उत्तर सुनिए। कानून की गलत व्याख्या है, कानून की जानकारी के अभाव में कहा जा रहा है ऐतराज। ये जो ऐतराज दिया वो कानून की जानकारी के अभाव में है। आप भी बैठिए, दोनों बैठिए। माननीय सदस्य के द्वारा वैसे ही व्यवस्था मैं आपके शपथ के बाद देता हूँ। पहले शपथ होगी। आज तक कभी हुआ है? अरे आप बैठिए, आप कहाँ से खड़े हो गए? अरे आप तो बीमार हो, आप कहाँ से खड़े हो गए? आप बैठो, आप आ जाओ शपथ लेने। अरे शपथ आए क्या, वो सदस्य आए क्या? श्री जयकृष्ण जी पटेल, श्री जयकृष्ण जी पटेल, श्री जयकृष्ण जी पटेल।
नहीं है। नहीं है। आप बैठिए, मैंने आपको अनुमति दे दी, हो गया, अब हो गया, व्यवस्था हो गई, होगा। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो वो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया आप चुप रहिए कि नवनिर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया, पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला है। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाला जवाब दे रहे हैं, जवाब मिल रहा है। इससे पहले भी, अरे आपका जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें, कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। आपने बोल दिया, उत्तर सुनिए। नहीं, इससे पहले भी मेरे ध्यान आ गया, इससे पहले भी 93 के अंदर सेम स्थिति हुई थी। दिसंबर 31 को विधानसभा बुलाई गई, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद दोबारा फरवरी के अंदर भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। आप इसका एग्जामिन करवाइए। सही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आज की जो बैठक है ये संवैधानिक है। मंत्री बोलिए, ये बैठक है संवैधानिक है। बात हो गई, ये बैठक संवैधानिक का जवाब सुन लो, माननीय प्रतिपक्ष, संविधान का जवाब सुन लो। सुनिए, उत्तर हो गई, जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, संविधान का जवाब। डोटासरा जी, विपक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का जवाब सुन लो, संविधान का। इनको बात हो गई, जवाब का सुनना है कि नहीं? संविधान का जवाब सुनना है कि नहीं? मैं व्यवस्था देता हूँ। संविधान का जवाब इतना जवाब दे रहा हूँ। बैठिए, आपको कहना जाए, फिर मैं व्यवस्था देता हूँ। आपकी बात हो गई, पहले मेरे को सुने। अरे कानून मंत्री उत्तर तो देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपकी बात आ गई ना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बात हो गई, पूरी आ गई ध्यान में। अरे सब मैंने कर ली भाई, अरे सब आ गई, माननीय हो गई, बात हो गई, आ गई। अब एक बात सुन ले, फिर सुन लो। अरे दोबारा आवश्यकता होगी तो बिना दोबारा अनुमति के बोलना असंवैधानिक है। अरे बिना आसन की अनुमति के बोलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति से, संविधान का आधार लेके माननीय इस तरह का गलत इंटरप्रिटेशन, कानून के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन, या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए जानबूझकर छिपाया गया है। 176 पढ़िए, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, अभी पढ़ रहा हूँ, ये लो, यही पढ़ रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, अब आगे दोनों की बात आ गई। पूरी निवेदन कर दूं। ये द्वितीय सत्र है, ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है। पहला स्पीकर है, दूसरा से आपका सदन राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र नहीं, ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा, हाँ यही पढ़ रहा हूं, सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो पहले, अरे ये सुनो, सुनने की क्षमता ही नहीं है, ये नहीं है, सुनो, अरे सुनो, सुन लो, सब सुनते नहीं, मेरे भाई साहब सुने, सुनिए। मैंने पढ़ ली भाई। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानसभा वाले राज्य दिशा में समावेश सदनों का अभिभाषण विधानमंडल के आह्वान किया जाएगा। एक ही बार होगा, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होगा, वो हो गया है, दूसरी बार नहीं होता है, वो सत्र गिन लिया है। कानून की जानकारी नहीं है या कानून पढ़ा नहीं है या पढ़ने के बावजूद गलत इंटरप्रिटेशन है, एक ही बार होगा। ये जो वर्ड है, the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly and not or
एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन है, ये फर्स्ट सेशन में होगा, सेकंड सेशन में नहीं होगा। इट इज सेकंड सेशन है। अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए, अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आपका भी विषय आ गया, इनका भी आ गया, दोनों का रिकॉर्ड पे आ गया। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, लोकसभा में तो स्पीकर बंद करते हो आप, यहाँ भी मेरा स्पीकर बंद करने लगे। मैं व्यवस्था दे रहा या हूँ। तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार बार माइक बंद कर देते हैं आप। आसन पाओ आप राजा। माननीय सदस्यों, विपक्षी नेता ने जो मुद्दा उठाया, हमारे संसदीय मंत्री ने भी कुछ रखा, दोनों को सुनने के बाद ये व्यवस्था है, हमेशा प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष तथा 2024 के प्रथम सत्र में संबोधन हो गया। 2024 का यह द्वितीय सत्र है, इसीलिए राज्यपाल के अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए। हो गई अध्यक्ष जी, व्यवस्था हो गई। हम आपकी बात मान लेंगे, व्यवस्था हो गई। मैं अध्यक्ष जी, अरे भाई रुको यार, अब बधाई। एक मिनट, हम आपकी बात मान लेंगे। एक मिनट, आप तो ये बता दीजिए, इस नए साल का पहला सत्र कब आपने बुलाया है? नए साल का नहीं होता है। आप प्रथम सत्र बता दीजिए, प्रथम सत्र आपने कब बुलाया है ये बता दीजिए, पहला आप बता दीजिए। सत्र दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में समाप्त हुआ। का नए साल में साल नहीं होता है, दिसंबर का कैसे कोई साल गिना जाएगा? अध्यक्ष जी, ये इज अ वर्ड एंड नॉट और। अब आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, ये कंटिन्यू सेशन है भैया, इसलिए एक बार हो गया है, दोबारा नहीं होगा। अध्यक्ष जी, व्यवस्था अध्यक्ष जी बात सुनिए, बात सुनिए, बैठिए। व्यवस्था के बाद माननीय व्यवस्था के बाद चर्चा नहीं होती है। आगे बढ़िए। बधाई संदेश सुनिए, आज चर्चा नहीं, दोनों का आ गया रिकॉर्ड पे, वो उसका आप व्यवस्था हो गई, अब कुछ नहीं। बधाई संदेश देखिए, राजस्थान विधानसभा के व्यवस्था हो गई। आप बैठिए, करिए, करिए। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद ये आपका यह संसद अपमान है। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो, ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। इससे आप अखबार में छप जाओगे, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। आगे श्री जय किशन जी पटेल, श्री जय किशन जी पटेल। पीछे जाओ, सबसे पहले आप निकाले जाओगे, मैं कह रहा हूँ। गुरु गोविंद को नमन, मामा बालेश्वर दयाल को नमन और मानगढ़ के शहीदों को नमन। मैं जय कृष्ण जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, प्रकृति पूर्वज की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जोहार सलाम, आप सबकी जय, जय लोकतंत्र। सीटों में जाइए, अपने में सीटों में बैठिए, अपने में सीटों में बैठिए। ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। बधाई आपको। हो गया, अरे हो गया।
अपने को मर्यादाओं का पालन करना है। मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं, अपने अपनी सीटों में जाके बैठ जाइए, अपनी सीटों में बैठ जाइए। लास्ट करो, अपने अपनी सीटों में बैठ जाइए। बधाई संदेश। राजस्थान विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे श्री ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष गरिमामय पद पर लगातार दूसरी बार आसीन होने पर यह सदन गौरव एवं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है एवं इससे राजस्थान प्रदेश वासियों का मान और गौरव बढ़ा है। श्री बिरला का राजस्थान विधानसभा और लोकसभा के 2 दशकों से अधिक संसदीय अनुभव रहा है। श्री बिरला की कड़ी मेहनत, उत्साह और सकारात्मक सोच के चलते आप लोकसभा के अध्यक्ष पर आसीन हुए हैं। सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन स्वागत योग्य कदम है। 17वीं लोकसभा के सदन संचालन में आपने बेहतर भूमिका निभाई थी। इस बार भी आपके नेतृत्व में सदन के संचालन कुशलता पूर्वक चलेगा, ऐसा विश्वास है। आपके लोकसभा अध्यक्ष पर पुनः आसीन होने पर मैं राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब बैठ जाइए। मैं एक बार पुनः अपील कर रहा हूं, अपने अपने सीटों पर लौट जाइए। उसका शोकाभिव्यक्ति है, अपनी सीटों में चले जाइए। आप अपनी सीटों में जाइए। आप सभी सदस्यों के लिए सम्मान, लोग जो देवसान हुए हैं उनकी शोभाव्यक्ति होगी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब शोकाव्यक्ति के बाद, अरे कल भी अवसर मिलेगा, परसों भी मिलेगा, अभी महीने भर अपन साथ हैं। कृपया अपनी सीटों में चले जाइए। अभी अवसर का 1 महीने तक अपन साथ हैं। वह शांति। एक आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के संकल्प का जो उद्देश्य है, प्लास्टिक बैग के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आ गया, ये भी आप तो आज प्लास्टिक का दिवस है। हम संविधान को बचाओ और प्लास्टिक जहां बन रहा है उन पर रोक लगाओ ना। ये प्लास्टिक बन कर रहा है। दे दी, संविधान की व्यवस्था दे दी मैंने। व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 3, पुनः प्रायोज्य बैग, कपड़े के बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग जैसे संधारणीय विकल्पों का बढ़ावा देना। दुनिया भर में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध और प्रतिबंधों का समर्थन करना। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और उचित निपटाने को प्रोत्साहित करना। वन्य जीवों, महासागरों और पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना। व्यक्तियों को संधारणीय विकल्प चुनने और पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त दुनिया में परिवर्तन का समर्थन करना। मेरा आपसे आग्रह है, 1 मिनट जो संकल्प लेना है, हम सब प्लास्टिक के, इसमें सबका कॉमन है, हम लेंगे कि आज अब अध्यक्ष जी हो गया। 1 मिनट, इनकी व्यवस्था व्यवस्था संविधान की बात थी, चर्चा नहीं, आपने शोकाभिव्यक्ति का कहा, हम बैठ गए। अध्यक्ष हैं आप शोकाभिव्यक्ति में बीच में प्लास्टिक कहां से घुसा दिया आपने प्लास्टिक कहां से ले आए? आज खड़े होकर अपन संकल्प लेंगे। आपसे निवेदन है, आप तो ये सरकार को एक मत हो जाओ। सरकार को शपथ दिला दो प्लास्टिक बनने नहीं देंगे। अरे आप तो बनेगा नहीं तो अपने आप यूज नहीं होगा। ये खुद तो बनवाते हैं, खुद को बनवाते हैं, अपन से शपथ दिलवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प, संविधान बचा हुआ है, आप चिंता मत करो, संविधान बचा हुआ है। अरे संविधान बचा हुआ है। एक सब बोलेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय, अरे माननीय मंत्री जी, ओ माननीय मंत्री जी, अरे आप मुझे जवाब दीजिए। अरे आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प लेता है कि प्लास्टिक बैग के स्थान पर इसके पर्यावरण अनुकूल विकल्पों कपड़े के बैग का उपयोग करेंगे। आम जन को
एवं आम जन को इस संबंध में जागरूक करेंगे। शोक का अभिव्यक्ति, अरे शोक का अभिव्यक्ति है मान्य है क्या हो गया? नहीं और क्या है? हो गया भाई। हाँ, सदन की सदस्यों से त्याग पत्र की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को मुझे अरे 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 हो गया। मुझे सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देने की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र बागी दोरा जिला बांसवाड़ा से निर्वाचित सदस्य श्री महेंद्र सिंह मालवीय ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी 2024 को निर्वाचन क्षेत्र। माननीय सदस्य अपील करता हूं ब्राजिए सदन की कार्रवाई और गरिमा का ध्यान रखिए। महेंद्र सिंह मालवीय ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी 24 को निर्वाचन क्षेत्र 84 जिला डूंगरपुर से निर्वाचित सदस्य श्री राजकुमार रोत ने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 14 जून 24 को एवं निर्वाचन क्षेत्र दौसा जिला दौसा से निर्वाचित सदस्य श्री मुरारी लाल मीणा, निर्वाचन क्षेत्र देवली उनियारा जिला टोंक से निर्वाचित सदस्य हरिचंद मीणा, निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू जिला झुंझुनू से निर्वाचित सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला तथा निर्वाचन क्षेत्र खींवसर जिला नागौर से निर्वाचित सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 18 जून 24 को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 173 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा की त्यागपत्र सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। सदन की मेज पर रखे जाने पत्रादि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से अपील करता हूँ 16वीं राजस्थान विधानसभा के 71 सत्र में पारित सब लोग देख रहे हैं, राजस्थान की जनता उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024, राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2024, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न ये है, यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी, इस विधानसभा के पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन, पूर्व राज्य मंत्री श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री चंद्रशेखर एवं श्री उमेश सिंह और इस सदन के पूर्व सदस्य श्री विवेक धाकड़, श्री प्रभुलाल करसोलिया, श्री कृष्ण गोपाल कोकटा, श्री मोटाराम, श्री रतिराम यादव तथा श्री हुक्म सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, गुजरात, त्रिपुरा एवं मिजोरम की पूर्व राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी 1927 को झुंझुनू जिले के गौरीर ग्राम में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती कमला बेनीवाल पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं
एवं 11वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की विधायक रहीं। आप पहली विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में आमेर ए निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। आप 5वीं विधानसभा में दूदू निर्वाचन क्षेत्र से तथा शेष में बैराज निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहीं। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क, पुस्तकालय समिति, नियम समिति तथा कार्य सलाहकार समिति की सदस्य रहीं। आप संसदीय परामर्शदात्री समिति की सभापति भी रहीं। कुशल प्रशासक रहीं। श्रीमती बेनीवाल राज्य सरकार में पहली एवं तीसरी विधानसभा के कार्यकाल में उपमंत्री, 5वीं विधानसभा के कार्यकाल में राज्य मंत्री तथा 7वीं व 8वीं विधानसभा में कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहीं। आपको राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहली महिला सदस्य होने का भी गौरव प्राप्त है। आप 11वीं विधानसभा के कार्यकाल में राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी रहीं। मंत्री के रूप में आपने गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ साथ अनेक विभागों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। अनुभवी संसदविद एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती बेनीवाल अक्टूबर 2009 से नवंबर 2009 तक त्रिपुरा एवं नवंबर 2009 से जुलाई 2014 तक गुजरात तथा जुलाई 2014 से अगस्त 2014 तक मिजोरम राज्य की राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहीं। श्रीमती बेनीवाल अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक समितियों एवं संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहीं। आप राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य सहकारी संघ तथा राष्ट्रीय सहकारिता महिला समिति की अध्यक्ष भी रहीं। कांग्रेस से संबंध रही श्रीमती बेनीवाल ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलतापूर्वक वहन किया। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। बाल स्वतंत्रता सेनानी रहीं श्रीमती बेनीवाल ने प्रजामंडल के जुलूसों में सक्रियता से भाग लिया। राजनीति में महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहीं। श्रीमती बेनीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अनेक महिला सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती कमला बेनीवाल का दिनांक 15 मई 2024 को निधन हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी ग्राम में हुआ। आपने MA, LLB तथा PhD की उपाधियां प्राप्त की। श्री मनोहर जोशी वर्ष 1972 से 1999 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आप 4 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आपने 2 बार नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया। राजनीतिक कौशल एवं प्रशासनिक क्षमता के धनी श्री जोशी मार्च 1995 से जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री जोशी 13वीं लोकसभा के लिए महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए तथा केंद्रीय सरकार में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री भी रहे। आप 10 मई 2002 को लोकसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। आपने संसदीय मर्यादाओं एवं अनुशासन को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए तथा संसदीय सुधारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में बम्बई महानगर पालिका के सदस्य तथा मेयर भी रहे। श्री जोशी मराठी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के प्रचारक रहे। आप अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से संबंध रहे। आपकी स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई एवं स्पीकर डायरी सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। श्री मनोहर जोशी का दिनांक 23 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन का जन्म 1 जनवरी 1947 को टोंक जिले के निवाई कस्बे में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। श्री महावीर प्रसाद जैन 7वीं, 9वीं, 10वीं एवं 12वीं राजस्थान विधानसभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति ख, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सामाजिक प्रयोजनों संबंधी समिति, कार्य सलाहकार समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप गृह समिति के सभापति भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री जैन दिसंबर 1993 से नवंबर 1998 तक तथा जून 2004 से दिसंबर 2008 तक राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में नगर पालिका टोंक के उपाध्यक्ष भी रहे। श्री जैन कृषि उपज मंडी समिति के सदस्य तथा टोंक औद्योगिक संस्थान संघ तथा खुदरा विक्रेता संघ निवाई के अध्यक्ष रहे।
भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे श्री जैन पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े श्री जैन ने विभिन्न जन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपातकाल के दौरान आपने जेल यात्रा भी की। श्री महावीर प्रसाद का दिनांक 24 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक श्री राधेश्याम गंगानगर का जन्म 1 जनवरी 1939 को पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के हासलपुर ग्राम में हुआ। आपने गंगानगर से माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। श्री राधेश्याम 7वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं राजस्थान विधानसभा में गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप 7वीं विधानसभा में कांग्रेस आई, 10वीं एवं 11वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 13वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क एवं ख, नियम समिति, राजकीय उपक्रम समिति, गृह समिति एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य भी रहे। आप मई 2002 से दिसंबर 2003 तक राज्य सरकार में आयुर्वेद, संस्कृत शिक्षा, सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री भी रहे। नगर परिषद गंगानगर के उपाध्यक्ष रहे श्री राधेश्याम। जिला पंचायत परिषद श्री गंगानगर, पंचायती राज संस्थान, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद गंगानगर के अध्यक्ष भी रहे। आप विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले राधेश्याम राजस्थान पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से संबंध रहे। आप श्री गंगानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे। श्री राधेश्याम गंगानगर का दिनांक 16 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर का जन्म 17 मई 1946 को अलवर जिले के खदाना ग्राम में हुआ। आपने BA एवं LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री चंद्रशेखर 8वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में खैरथल निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क के सदस्य रहे। श्री चंद्रशेखर दिसंबर 1998 से नवंबर 2003 तक राज्य सरकार में गृह रक्षा, जेल, राजस्व, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण विभाग सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास कई विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु समर्पित श्री चंद्रशेखर ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, बालिका शिक्षा के प्रसार में भी सक्रिय योगदान दिया। आप कई सामाजिक संगठनों से संबंध रहे तथा उनके शीर्ष पदों पर कार्य किया। श्री चंद्रशेखर का दिनांक 22 जून 2024 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री उमेश सिंह का जन्म 1 जुलाई 1948 को नागौर जिले के खोजास ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल डीडवाना से अपनी शिक्षा प्राप्त की। श्री उमेश सिंह 7वीं तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा के डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप 7वीं विधानसभा में जनता पार्टी तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क एवं ख तथा संसदीय परामर्शदात्री समितियों से सदस्य रहे। श्री उमेश सिंह नवंबर 1990 से दिसंबर 92 तक दुग्ध विकास विभाग एवं तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे। इस दौरान आप सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री रहे। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक सामाजिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे। श्री उमेश सिंह का दिनांक 12 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री विवेक धाकड़ का जन्म 18 जनवरी 1977 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने BA, LLB तथा MBA की उपाधियां प्राप्त की। श्री विवेक धाकड़ 14वीं विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पर्यावरण समिति के सदस्य रहे। श्री धाकड़ अपने सार्वजनिक जीवन में 10 वर्षों तक पंचायत समिति मांडलगढ़ के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री धाकड़ समाज की विभिन्न संस्थाओं से संबंध रहे। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। श्री विवेक धाकड़ का दिनांक 4 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री प्रभुलाल करसोलिया का जन्म 14 जनवरी 1942 को बूंदी जिले के करवर ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रभुलाल करसोलिया 8वीं एवं 11वीं राजस्थान विधानसभा में नैनवा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के
कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री करसोलिया अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत करवर के 2 बार सरपंच तथा जिला परिषद बूंदी के सदस्य रहे। आप सहकारी समिति करवर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री करसोलिया ने अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी की। आप धाकड़ समाज के अध्यक्ष भी रहे। श्री करसोलिया ने अपने क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। श्री प्रभुलाल करसोलिया का दिनांक 25 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री किशन गोपाल कोकटा का जन्म 6 नवंबर 1948 को अजमेर के विजयनगर में हुआ। आपने राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय ब्यावर से बीकॉम की उपाधि प्राप्त की। श्री किशन गोपाल कोकटा 9वीं एवं 10वीं राजस्थान विधानसभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राकलन समिति ख, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान आवासन मंडल के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित समिति के सदस्य भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 25 वर्ष तक नगर कार्यवाह रहे श्री कोकटा ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री कृष्ण गोपाल कोकटा का दिनांक 24 नवंबर 2023 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मोटाराम का जन्म 2 सितंबर 1956 को बाड़मेर के सिवाना कस्बे में हुआ। आपने 9वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री मोटाराम 8वीं राजस्थान विधानसभा के सिवाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। श्री मोटाराम का दिनांक 1 जून 2024 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री रतिराम यादव का जन्म 9 जुलाई 1928 को अलवर जिले के भोजावास ग्राम में हुआ। आपने बीए की उपाधियां प्राप्त की। श्री रतिराम यादव 5वीं राजस्थान विधानसभा के तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति तथा प्राकलन समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री यादव ने शैक्षणिक जागरूकता के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। आपने साप्ताहिक पत्र जनवाद का संपादन एवं प्रकाशन भी किया। श्री यादव अलवर जिले सहकारी संस्थान लिमिटेड के मंत्री भी रहे। श्री रतिराम यादव का दिनांक 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हुकम सिंह का जन्म 14 फरवरी 1927 को जैसलमेर में हुआ। आपने मेयो कॉलेज अजमेर से बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री हुकम सिंह दूसरी तथा तीसरी राजस्थान विधानसभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। दूसरी विधानसभा में आप निर्दलीय तथा तीसरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा प्राकलन समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप जैसलमेर जिला परिषद के जिला प्रमुख रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री सिंह सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री हुकम सिंह का दिनांक 17 मार्च 2024 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस हृदय विदारक घटना में लगभग 121 जनों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। यह सदन इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति भी शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान के लिए प्रार्थना करें।
सदन की कार्रवाई कल प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है।